साल 2002 के गुजरात दंगों के बाद एक ऐसा नाम सबके सामने आया जिसने 22 सालों तक दंगों में हुए अपने और अपने परिवार वालों के साथ जो नाइंसाफी हुई उसके लिए 22 सालों तक जंग लड़ी और अपने अपराधियों को और अपने परिवार के अपराधियों को सजा दिलाई। पानो ही वो महिला है जिनकी 3.5 साल की बेटी को बलात्कारियों ने पत्थर पे पटक कर मार दिया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में बिल्किस बानो के साथ अपराध करने वाले उन अपराधियों को जिनको गुजरात सरकार 2014 की रिमिशन पॉलिसी के चलते छोड़ दिया था और उन्हें वापस से सरेंडर करने का ऑर्डर दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है आखिरकार 2002 में बिल्किस बानो का केस। ये कहानी शुरू होती है साल 2002 में जब राम मंदिर की कंट्रोवर्सी अपने पीक पर पहुंच गई थी और वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने सारे कार सेवकों को भारत के हर कोने से बुलाया था और राम मंदिर पहुंचने की बात की थी। विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर यह कहा था कि वो खुद से राम मंदिर का निर्माण करेंगे और इसके लिए उसने अपने सारे कार सेवकों को पूरे भारत से बुलावा भेजा था और उनको अयोध्या पहुंचने की बात की थी ताकि मंदिर का निर्माण किया जा सके। अब 27 फरवरी 2002 को जब ये सारे कार सेवक वापस लौट रहे थे अयोध्या से, साबरमती एक्सप्रेस में ये कार सेवक सवार थे। ये गोधरा से अहमदाबाद की ओर ट्रेन जा रही थी। तभी अचानक इस ट्रेन की चेन पुलिंग हो जाती है और ट्रेन की चेन पुलिंग होने के साथ ही ट्रेन पर पत्थर बरसने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन पर पत्थर बरसने लगते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे हथियारों के साथ ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं और ट्रेन में बहुत ज्यादा मारपीट शुरू हो जाती है इन कार सेवकों के साथ। पीट खून खराबा हो ही रहा था तभी ट्रेन वो बोगी जिसमें कार सेवक सवार थे उसमें आग लगा दी जाती है और यहाँ पर लगभग 59 से ज्यादा कार सेवकों की मौत हो गई। अब क्योंकि ये मामला राम मंदिर से जुड़ा था और इस मुद्दे ने कम्युनल वायलेंस का रूप ले लिया और गुजरात में होने लगे दंगे और यहाँ पर कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए और बात यहाँ तक पहुँच गई कि मिलिट्री को बुलाना पड़ा सिचुएशन को संभालने के लिए। पर गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट के राधिकपुर गांव मौजूद था बिल्किस बानो का मायका। यहीं पर बिल्किस बानो अपनी ईद की सेलिब्रेशन के लिए आई हुई थी। अपनी फैमिली के साथ वो यहाँ पर ईद मना रही थी। इस समय बिल्किस बानो 5 महीने प्रेग्नेंट थी और उनकी एक छोटी बेटी थी 3.5 साल की। अब यहाँ पर जैसे ही गुजरात में दंगों की खबर फैली और ये खबर उड़ते उड़ते जब राधिकपुर में पहुंची जहां पर बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ मौजूद थी, तब उस गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो छोटे छोटे ग्रुप पे अलग अलग डायरेक्शंस में भागेंगे। इन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप में शामिल था बिल्किस बानो के परिवार के कुछ लोग। बिल्किस बानो अपनी माँ और अपने 3.5 साल की बेटी के साथ एक ग्रुप में अपने गांव को छोड़ करके भागती हैं। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो जिस ग्रुप में मौजूद थी, जिस ग्रुप के साथ भाग रही थी, वो छुपते छुपाते छपरवाल पहुंचता है और यहाँ से छुपते हुए वो पहुंचते हैं पनीवेला और पनीवेला में पहुंचने के बाद वो यहाँ एक खेत में 3 दिन तक छुपे रहते हैं। 3 दिन तक छुपे रहने के बाद अचानक 26-27 लोगों का ग्रुप उस खेत में आ जाता है और उस ग्रुप में सबके हाथ में, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में किसी और तरह का हथियार था। वो उस खेत में पहुंच जाते हैं और वहां पर बिल्किस बानो की फैमिली, बिल्किस बानो जिस ग्रुप में थी उसमें उनकी फैमिली जिस ग्रुप में मौजूद थी उनको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर बिल्किस बानो की फैमिली पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बिल्किस बानो की फैमिली के 7 लोगों को मार दिया जाता है, कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। बिल्किस बानो की माँ और बिल्किस बानो की कजिन के साथ ये आरोपी रेप भी करते हैं जब उनकी 3.5 साल की बेटी सलेहा को एक पत्थर पे पटक कर आरोपी मार देते हैं। अब इतना खून खराबा और इतने इंसिडेंट के बाद बिल्किस बानो बेहोश हो जाती हैं। उसके और उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हो रहा होता है। बिल्किस बानो जब यहाँ पे बेहोश हो जाती है तो ये आरोपी समझते हैं कि बिल्किस बानो की भी डेथ हो गई है, इसलिए उनको उसी हाल में वहां से छोड़ करके चले जाते हैं। 3 घंटे बाद जब बिल्किस बानो को होश आता है तो वहां से वो उठती हैं और आसपास में रहने वाले आदिवासी लोगों के घरों में जाकर के उनकी औरतों से कपड़े बोरो करती हैं और वहीं पर उनको एक होमगार्ड दिखाई पड़ता है और उस होमगार्ड से यहाँ पर बिल्किस बानो के साथ उस ग्रुप में सिर्फ एक आदमी और एक बच्चा बचे हुए थे और ये दोनों मिलकर के उस होमगार्ड के साथ पहुंचते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन। बिल्किस बानो उस होमगार्ड के साथ
जा करके नजदीकी पुलिस स्टेशन लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती हैं। वहां पर मौजूद पुलिस स्टाफ उनकी एफआईआर को बहुत ही डिस्टॉर्टेड मैनर में लॉन्च करते हैं, बहुत से एविडेंसेस के साथ वो टेम्पर करते हैं। यहाँ पर बिल्किस बानो के रेप की बात इस एफआईआर में नहीं लिखी जाती है और साथ ही साथ बिल्किस बानो ने 12 अपराधियों को 12 कल्प्रिट्स को पहचाना था, क्योंकि वो उसी गांव को बिलोंग करते थे जहां पर बिल्किस बानो बचपन से रही थी और उनके नाम क्लियरली बिल्किस बानो ने आइडेंटिफाई किए थे। फिर भी यहाँ पर सोम सिंह कांस्टेबल जिसने एफआईआर लिखी थी, उसने इस एफआईआर को इस डिस्टॉर्टेड मैनर में लिखा। इस एफआईआर में जो सबसे ज्यादा जरूरी डिटेल्स थी वो मेंशन ही नहीं की गई। इसके बाद बिल्किस बानो को गोधरा रिलीफ कैंप में ले जाया गया। वहाँ पर रोल निकल के आया एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। बिल्किस बानो का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। यहाँ पर 7 लोगों की बॉडी भी फाउंड होती है उस इंसिडेंट की जगह पर, जो कि बिल्किस बानो की फैमिली को बिलोंग करते थे। नवंबर 2002 में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जब कोर्ट में प्रेजेंट की, अब इस रिपोर्ट में पुलिस ने ये कहा कि हालांकि बिल्किस बानो के साथ जो भी इंसिडेंट वो बयान कर रही है वो सच है, वो हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम अभी भी किसी भी कल्प्रिट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जो कि ये दिखाता है कि पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही थी कि इन कल्प्रिट्स को बचाया जा सके, इन कल्प्रिट्स की आइडेंटिटी छुपाई जा सके। जब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रेजेंट की, तब कोर्ट ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें ये आदेश दिया कि आप इसकी फर्दर इंक्वायरी करिए। पुलिस वापस से इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, लेकिन होते करते फरवरी 2003 आ जाता है और फरवरी 2003 में पुलिस वापस से यही रिपोर्ट कोर्ट में प्रेजेंट कर देती है। इस बार कोर्ट उनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती है। यहाँ पर जब कोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तब बिल्किस बानो को ये लगा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और अप्रैल 2003 में बिल्किस बानो चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करती हैं और वो ये कहती है कि उनके साथ बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी, उनकी 3.5 साल की बेटी को मार दिया गया। यहाँ पर उन्होंने कल्प्रिट को आइडेंटिफाई भी किया, लेकिन उनके साथ किसी भी तरह का इंसाफ अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने कोर्ट से डिमांड की कि इस पूरे इंसिडेंट की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि इम्पार्शियल हो। दिसंबर 2003 को बिल्किस बानो का ये केस सौंप दिया जाता है सीबीआई को और सीबीआई ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, तब यहाँ पर बहुत सी बातें सामने आए जो गुजरात पुलिस की नेग्लिजेंस को, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के एक्ट को शो करती थी। सबसे पहली बात तो बिल्किस बानो का मेडिकल एग्जामिनेशन करने में देर की गई, जिसकी वजह से रेप के ताकि एविडेंसेस को टेम्पर किया जा सके। जो डेड बॉडीज मिली थी उन पोस्टमार्टम में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी देखी गई। सीबीआई ने ये पाया कि इस केस की इनिशियल इंक्वायरी में बहुत ज्यादा कोताही बरती गई है ताकि कल्प्रिट्स को बचाया जा सके। यहाँ पर जब सीबीआई ने फर्दर इंक्वायरी की, तब उनको ये पता चला कि जो इस इंसिडेंट में मौजूदा डेड बॉडीज थी और जो उनके सर थे, उनकी अदला बदली कर दी गई थी, जिससे कि सही आइडेंटिफिकेशन ना हो सके कि कौन सी डेड बॉडी किसकी है। यहाँ पर जब सीबीआई ने 20 लोगों के खिलाफ अपनी चार्जशीट फाइल की, तब इसमें 6 डॉक्टर्स और कुछ पुलिस वाले भी शामिल थे। यहाँ पर डॉक्टर्स को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि सीबीआई का ये कहना था कि डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करने में नेग्लिजेंस की है, ताकि और वो पर्पसली की गई है ताकि जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको बचाया जा सके। अब सीबीआई इंक्वायरी और सीबीआई चार्जशीट का ये नतीजा निकला कि अगस्त 2004 तक जितने भी कल्प्रिट्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया और उनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलने लगी। से ये केस शुरू हुआ और जब तक इनको अरेस्ट किया गया, तब तक बिल्किस बानो पर थ्रू आउट प्रेशर डाला जाता रहा। उन्हें डेथ थ्रेट्स मिलते रहे, उनको अलग अलग तरह से अपना केस वापस लेने के लिए डराने की कोशिश की जाती रही। अब इस डेथ थ्रेट से परेशान होकर के बिल्किस बानो ने फर्दर कोर्ट में अपील की कि इस केस को गुजरात से ट्रांसफर करके महाराष्ट्र में कर दिया जाए और फर्दर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, फर्दर जो इसकी प्रोसीडिंग्स है, गुजरात में ये केस चलने से एफ्लुएंट लोग हमेशा ही उन्हें परेशान करते रहेंगे। 21 जनवरी 2008 को स्पेशल जज ने जितने भी कल्प्रिट्स बिल्किस बानो के केस में अरेस्ट किए गए थे, उनमें से 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी
लेकिन 7 लोगों को यहाँ पर फ्री कर दिया। अब इस फैसले के खिलाफ जितने कल्प्रिट्स थे उन्होंने भी फर्दर अपील की और सीबीआई ने भी फर्दर अपील की। सीबीआई का ये कहना था कि इससे जो 3 मेन कल्प्रिट्स हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और जो 7 लोग फ्री कर दिए गए इनको भी सजा देनी चाहिए। अब यहाँ पर होते करते 8 साल गुजर जाते हैं। 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और यहाँ पर उन 11 लोगों की लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बरकरार रखती है, बाकी 7 लोगों को वैसे का वैसा ही फ्री कर देती है। इसके 3 साल बाद 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये ऑर्डर देती है कि बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा मिलना ही चाहिए और साथ के साथ उन्हें सरकारी नौकरी और रहने के लिए घर भी मिलना चाहिए। ये सारी चीजें बिल्किस बानो को सरकार जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दे। अब बिल्किस बानो का केस वापस से लाइमलाइट में इसलिए आया क्योंकि साल 2022 में राधेश्याम शाह नाम के कल्प्रिट ने कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की कि उन्हें गुजरात गवर्नमेंट की 1992 रिमिशन पॉलिसी के चलते प्री मैच्योर रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि वो 14 साल ऑलरेडी जेल में काट चुके हैं। और गुजरात गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के चलते अगर कोई 14 साल की जेल अपनी काट लेता है तो उसे गुजरात गवर्नमेंट फ्री कर सकती है। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट को ये कहती है कि वो इन कल्प्रिट्स की प्री मैच्योर रिलीज पर कोई भी फैसला अगर वो लेना चाहे तो ले सकती है। 15 अगस्त 2022 को 11 कल्प्रिट को प्री मैच्योर रिलीज मिल जाता है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से और जैसे ही इनको रिलीज मिलता है इनके लोकल लीडर्स के थ्रू 11 कल्प्रिट्स का बहुत ही शानदार स्वागत किया जाता है। इन्हें फूल माला पहनाई जाती है और इनको एक हीरो की तरह से लोकल लीडर्स के थ्रू वेलकम किया जाता है। अब जैसे ही इनके रिलीज की बात बिल्किस बानो को पता चलती है, बिल्किस बानो वापस से उसी डर में आ जाती हैं और जहां पर वो रह रही होती हैं वो जगह छोड़ करके चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको उनकी जान का खतरा हो सकता था। और साथ ही साथ बिल्किस बानो इस डिसीजन को चैलेंज करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये अर्जी देती हैं कि इस तरह से प्री मैच्योर रिलीज इन्हें नहीं मिलना चाहिए, इन्हें वापस से सजा मिलनी चाहिए। 8 जनवरी 2024 को बिल्किस बानो की इस प्ली के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और उसमें ये कहा है कि इन आरोपियों को प्री मैच्योर रिलीज देना गलत है। गुजरात गवर्नमेंट के हाथ में ये था ही नहीं, क्योंकि ये केस महाराष्ट्र में चल रहा था, इसलिए प्री मैच्योर रिलीज देने का गुजरात रिमिशन 1992 के पॉलिसी के चलते इसका फैसला जो गुजरात गवर्नमेंट ने इन कल्प्रिट्स को प्री मैच्योर रिलीज देकर के जो लिया है वो गलत है और इन कल्प्रिट्स को ये आदेश दिया जाता है कि वापस इन कल्प्रिट्स को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही बिल्किस बानो की जीत होती है और वापस से इन आरोपियों को उनकी सजा मिल जाती है। कोर्ट ने वापस से उन आरोपियों को जेल भेज करके जुडिशियल सिस्टम में लोगों का विश्वास वापस से बना दिया। यहाँ पर बिल्किस बानो जो 22 साल से इस केस को लड़ रही थी, अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, उनको फाइनली जस्टिस मिला है।